तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन। जी हाँ, क्लास 11th में बच्चों आपने पढ़ा था सेट्स और रिलेशन और फंक्शन के कुछ बेसिक जानकारी, लेकिन क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे इसी को बहुत ही डिटेल्स में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको बहुत ही डीपली जानेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक और क्या होता है ट्रांजिटिव, बहुत ही मज़ेदार और एकदम आसान भाषा में। याद रखना बच्चों कि ये जो रिलेशन और फंक्शन है ना, चैप्टर 1 भले ही है, लेकिन ये सारे चैप्टर्स का जड़ है। यहीं से आपको दूसरे चैप्टर रिलेटेड मिलने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से एकदम नोट डाउन करते चलना, पॉइंट वाइज छोटा समझते चलना। बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ इसमें समझाया है मैंने, और ये आपको हेल्प करेगा आपके नीट जेई जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन को। क्लास 12 ये चैप्टर नंबर 1 है। तो हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है रिलेशन और फंक्शन को। तो एक बार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना क्लास आपको कर लेना है क्या कि क्लास 11th का वो जो चैप्टर है ना, कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है आपने तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि किसी को भी दिक्कत ना हो, अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जो कि पहला जो चैप्टर है हमारा रिलेशन। और इस रिलेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग समझते हैं कि आखिर रिलेशन कहते किसको है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोग के पास दो सेट्स हैं। ठीक है, एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, है ना। और सेट ए में एक एलिमेंट सपोज दैट 2 4 6 है। ठीक है, और दूसरे में है, मान लो हमारे पास है 5 7 और 9। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं दो सेट्स के बीच में। तो इस तरीके से रिलेशन होगा, किस आर ए से लेके बी तक। ठीक है, और इसमें रिलेशन कैसे कैसे हो सकता है कि 2 का रिलेशन किसके साथ हो, 5 के साथ हो। 2 का रिलेशन किसके साथ हो, 7 के साथ हो। 4 का रिलेशन किसके साथ हो, 9 के साथ। 6 का भी 9 के साथ हो। 2 का 9 के साथ हो, 2 का इसके साथ हो। फिर 4 का 5, 4 का 7 और 4 का 9। अगेन 6 का 5, 6 का 7 और 6 9 का रिलेशन हो सकता है। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें रिलेशन को, है ना, तो क्या क्या हो सकता है हमारा रिलेशन ए टू बी। कोशिश करते हैं लिखने का, क्या क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट वो देखते हैं। मान लो कि 2 का रिलेशन किसके साथ है, पहला 5 के साथ हो सकता है। फिर 2 का किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा। उसके बाद फिर किसका होगा, 2 का होगा 9 के साथ। क्लियर। फिर अगेन हम लोग अगर देखें बारी बारी से, तो 4 का हो जाएगा 5 के साथ। फिर 4 का 7 के साथ हो जाएगा और 4 का 9 के साथ होगा। क्लियर। उसी तरह से 5, अगर 6 की बारी आए तो 6 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 6 का 7 के साथ रिलेशन हो सकता है, और 6 का किसके साथ, 9 के साथ हो सकता है। ठीक है, तो यही रिलेशन इसमें से हो सकता है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो भी हमने रिलेशन लिखा है ना, वो क्या है बच्चों, आपको याद आ रहा हो कि हमने ये क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है, बस ये क्या है, ए क्रॉस बी है। और ए क्रॉस बी क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने निकालना सीखा है कि कैसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में उसको लिखते हैं। क्लियर। तो ये ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख दें
लिख दे अगर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसको हम लोग A क्रॉस B लिख सकते हैं। क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है कि क्या होता है, और ये जो रिलेशन होता है ना, वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का क्या होता है, एक सबसेट होता है ना। आप किसी भी तरीके से देख लो, तो जो जिसके बारे में भी हम लोग अगर रिलेशन लिखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये दोनों सेट, कौन सा सेट, A एंड B, ये जो हमारा सेट है, इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर से एक बार आपको दिखाते हैं लिखकर। हमारा जो ये सेट था A और ये जो सेट था B, इसमें हमने लिखा था 2 4 और क्या था हमारा 2 4 और 6 था ना, और इधर से हमने रखा था 5 और 7 और 9। क्लियर? अब देखो इसके बीच का जो रिलेशन होगा, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक रिलेशन R1 को लिखते हैं। ठीक है, तो R1 इक्वल्स टू हमने लिखा, लेट सपोज R1 क्या है, तो XY एक ऑर्डर पेयर के रूप में है, सच दैट Y इज इक्वल टू क्या है, ये हो गया x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। क्लियर? तो ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। अब ध्यान दो कि अगर हम लोग R1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, R1 की बात कर रहे हैं, R1 इक्वल टू, तो ध्यान दो ये जो हमने लिखा है ना, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था कि रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी रिलेशन ये जो लिखा है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो सपोज अगर एक्स क्या है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन R1 को अगर हम लोग लिखना चाहें, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो कि x क्या है, यहाँ पर ये जो x बिलोंग्स टू A है, मतलब इस वाले सेट से होना चाहिए, और y जो होना चाहिए वो B सेट से होना चाहिए। तो R1 से अगर हमने उठाया 2 को, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। इसी प्रकार अगर यहाँ से हम लोग x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7। क्लियर? फिर अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 6 लें, सॉरी x का वैल्यू अगर 6 रखेंगे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट में इसको हमने डाल दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा R1 आ गया। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन R1 है फ्रॉम सेट A टू B। क्लियर? अब आप ध्यान दोगे तो ये जो R1 है ना, ये R1 है, वो पूरा का पूरा सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। ठीक है, क्या है R1, ये है हमारा A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर? ये क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि R1 जो हमारा आया है इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में हमारे मौजूद हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर होता है किसका, किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दो सेट्स का, या फिर दो मोर देन टू जितने भी सेट्स होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्या होता है, पार्ट होता है, उसका सबसेट होता है। क्लियर? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन की। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन आपको मिल सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारा R1 था, सिर्फ R1 ही नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारा रिलेशन मिल सकता है, जैसे कि जिस तरीके से भी होगा, ये तो एक एग्जाम्पल है हमारा, है ना। तो अब देखो, अब ये तो है R1, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर टोटल क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, ये क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कार्डिनलिटी, क्या पढ़ा है बच्चों,
कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, कि उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, दैट इज कार्डिनलिटी। ठीक है, तो किसी भी सेट्स के रिलेशन, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर एन ए इंटू एन बी। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, इस सेट्स की बात करें तो कितना है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार मान लो कि यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी निकालेंगे तो ये कितना है? 1 2 3, ये भी 3 है। ठीक है, सो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 टू द पावर, कार्डिनलिटी सेट ए का कितना है? 3 है, और कार्डिनलिटी सेट बी का कितना है? 3 है, यानी कि 2 टू द पावर 9। ये कितना हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता ही आता है, फॉर्मूला है एक, इसको आपको रखना है ध्यान में। चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लो बच्चों कि हमारे पास एक सेट है, वो सेट क्या है? ए है ना, और इसमें और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी है। क्लियर? और इसमें जो एलिमेंट्स है हमारे पास, वो सेट ए में है 1 2 3, और बी के पास है 4 5 6। क्लियर? अब यहाँ से एक रिलेशन है, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज लेस देन y for all x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ये डेफिनेशन किस में है? तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब ध्यान दीजिए बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको भले ही लिख लिया, लेकिन आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? सारे जो ऑर्डर पेयर होते हैं हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, यहाँ पर कुछ भी पहचान करने की जरूरत हमें एक्स्ट्रा नहीं होती है। तो ये जो डिफिनेशन है हमारा, वो ध्यान देना क्या कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, x क्या होना चाहिए? y से छोटा होना चाहिए, एंड फॉर ऑल x जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे? सेट a से, और y जो होगा वो सेट b से। ठीक है, तो यहाँ पर पहचान के लिए हम लोग x लिख दे रहे हैं, यहाँ पे y लिख दे रहे हैं। क्लियर? अब देखो, अगर हमने 1 को उठाया, ठीक है, तो 1 उठा लेंगे, फिर 4 को उठा लिया। ठीक है, 1 को उठाया यहाँ से, ये हो गया 5, फिर 1 को उठाया, ये हो गया 6। क्लियर? अब और क्या रिलेशन हो सकता है? 2 को उठाएंगे, ये हो जाएगा 2 4, फिर 2 5 भी सेटिस्फाई करेगा, 2 6 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगेन अब 3 को 3 से हम लोग कर सकते हैं, तो 3 4, इधर से 3 और 5 हो जाएगा हमारा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 और 6 हो जाएगा, 3 6। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो रिलेशन था हमारा, वो यहाँ पर सेटिस्फाई करता है इस सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 3 है। अब मान लो कि किसी को मन हो क्या कि 4 को पहले लिख दें और 1 को बाद में, तो ऐसा पॉसिबल, 4 को अगर 1 के पास लिख देंगे और 1 को 4 के पास, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि डिफिनेशन क्या है कि x जो होना चाहिए a में। अब बताओ कि 4 है क्या a में? यहाँ 4 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब देखो, तो ये है रिलेशन यही होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जैसा डिफिनेशन होगा आपको उस तरीके से काम करते हुए चलना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे ना आप बच्चों, तो ये जो r है वो दरअसल r का वैल्यू जो आया है ना, वो हमारा क्या है? a क्रॉस
बी ही है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि अगर कोई भी रिलेशन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आता है तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अ रिलेशन is equal to the Cartesian product of the given sets is called universal relation। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं किसको हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ क्या है? रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या बच्चों कि अगर कोई एक रिलेशन ऐसा जो उस किसी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया तो वो सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। लेकिन ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है ना कि कोई भी रिलेशन बने ही ना, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बच्चों उसको एम्प्टी रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशन जो कि कुछ हो ही ना, ठीक है। तो ऐसा ही एक सेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब एम्प्टी रिलेशन को समझना कैसे है? मान लो कि यहाँ पर दिया है इस तरीके से एक सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल students of a boys school, ठीक है। कहाँ कैसे स्टूडेंट का है? तो वो बॉयज स्कूल के बच्चे हैं और बॉयज स्कूल में कौन पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन आर ऑन सेट ए किस तरीके से परिभाषित किया गया है? डिफाइन किया गया इस तरीके से कि ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। और जहां पर ए है वो ए क्या कह रहा है कि ए बिलोंग करेगा किससे? सेट ए से। तो अब बताओ कि जब सेट ए को हमने रखा है क्या कि वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट है जो बॉयज स्कूल के, तो वहां तो बॉय पढ़ेंगे। तो बी की सिस्टर कैसे हो सकती है? वो नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो आर आता है हमारा वो आर आता है एक एम्प्टी सेट, ठीक है। और एम्प्टी सेट तो पता ही है कि वो किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो ऑलरेडी सबसेट होता ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशन जिसमें रिलेशन क्या है? एक फाई के बराबर आता है, दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। और उसमें आता है नंबर 1 पे जो आता है वो आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं बच्चों? तो ध्यान से सुनना, बहुत ही गौर से समझना, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। कि कोई भी एक रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है। कोई एक रिलेशन आर है, किस पर है? सेट ए पर है। उसको रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? जब कोई ए बिलोंग्स करेगा आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि मान लो कि कोई एक इंसान ए है, ठीक है। अगर ये अपने आप को आईने में देखेगा तो उसको ए ही दिखाएगा ना, खुद की ही शक्ल दिखाई देगी, तो वो खुद से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स क्या कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। हम लोग खुद से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक सेट का वो खुद से जुड़ा हुआ होता ही होता है। और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं कि रिलेशन कैसा है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन है वो कहलाता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाता है बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक को ध्यान से समझना, क्लियर? कि मान लो कि
ए है वो बी का दोस्त है, ठीक है। ए क्या है? बी का फ्रेंड है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि बी जो है वो एफ का भी फ्रेंड है, ए का भी फ्रेंड है। क्लियर? तो होता क्या है कि अगर ए और बी, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर से, रिलेशन से, ठीक है, तो बी ए भी क्या होगा? आर से एक रिलेशन से वो रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यानी कि दो दोस्तों की बात करते हैं, ए अगर बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होगा। ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड वन जिसको कि कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। बहुत ही मजेदार रिलेशन है और नाम है उसका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब ट्रांजिटिव होता क्या है, ठीक है। मान लो कि ए बी आर का एक पार्ट है, ठीक है, रिलेटेड टू आर है, और उसी तरीके से बी सी भी रिलेटेड है किससे? आर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी रिलेटेड टू आर है, बी रिलेटेड टू सी है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए सी रिलेटेड टू आर है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो बच्चों, मान लो कि ए का फ्रेंड बी है, ए बी का फ्रेंड है, और बी किसका फ्रेंड है? सी का फ्रेंड है, ठीक है। तो देखो, ए बी का फ्रेंड हुआ, फिर बी सी का फ्रेंड हुआ। तो ऐसे नहीं कह सकते हैं क्या कि ए जो है वो सी का फ्रेंड है? तो यही तो बात हो रही है कि ए किसका फ्रेंड है? सी का फ्रेंड है, ठीक है। और यही कहा जा रहा है कि ए सी किससे रिलेट करेगा? एक रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? तो यही होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। अब देखो ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो रिलेशन एक निकल कर आता है बच्चों, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या क्या है, उस रिलेशन का नाम दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहा गया है बच्चों? उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा गया है। क्लियर? अब ध्यान दो, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? तो वैसा रिलेशन, ठीक है, जो क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, प्लस क्या हो जाए? सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाए, प्लस क्या हो जाए बच्चों? ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? ट्रांजिटिव हो जाए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन, सर भूल गया कैसे याद करें इसको? तो आपको याद करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। ध्यान रखना है आपको कि कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, आर एस टी इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। वैसा रिलेशन, द रिलेशन दैट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, देन द देन द रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे? जो खुद से रिलेट करेगा, ए से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यानी कि अपने आप को आईने में देख लो, रिफ्लेक्सिव समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि सिमेट्रिक किसको कहेंगे कि ए अगर बी रिलेटेड टू आर है तो बी ए भी क्या होगा? रिलेटेड होगा, तो वो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव किसको कहेंगे कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए इनडायरेक्टली क्या है? वो भी ए सी से रिलेटेड है, तो वो ट्रांजिटिव हो गया। और अगर तीनों रिलेशन, कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करते चलना आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों हमने पढ़ लिया है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है कोई भी स्टेट बोर्ड में, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या फिर बिहार बोर्ड हो, या फिर कोई भी बोर्ड, तो उसका ये एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं बनाने का। तो ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन बच्चों हमारा कि लेट
T be the set of all triangles in a plane with R, a relation in T given by R equal to T or T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। अब हम लोग को दिखाना है क्या है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं। तो याद कीजिए बच्चों कि वैलेंस रिलेशन में हमने पढ़ा क्या कि रिलेशन को क्या क्या होना चाहिए, रिलेशन को होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, और क्या होना चाहिए तो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। बस यही तो ध्यान में रखना है, बाकी सारा कुछ आपका सामने है। तो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं। क्या को चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी को, ठीक है, कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़े कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो भी ट्रायंगल होगा, ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्लियर, जो भी ट्रायंगल होता है वो खुद से ही क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ना। तो यहाँ से तो इसका पता चल गया कि क्या ये एक रिफ्लेक्सिविटी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्लियर, तो हम लोग दूसरी ये तो चेक हो गया इसका क्या, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज को, कि जो भी ट्रायंगल होगा वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अब मान लो, यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रायंगल वन ये बिलोंग करेगा किससे, R से, अगर ट्रायंगल वन की बात करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। सिंस T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, T2 से। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है, ये भी तो हम लोग कह सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है क्या कि T1 और T2 R से बिलोंग कर रहा है, तो T2 और T1 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा R से, ठीक है। तो ये तो सिमेट्रिक कंडीशन हो गया। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव को, ठीक है, कि ट्रांजिटिव फंक्शन है कि नहीं। तो सपोज T1 और T2 बिलोंग कर रहा है किससे, R से, ठीक है, और फिर T2 T3 बिलोंग कर रहा है किससे, R से, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि देखो T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि T1 और T3 ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, ये दिया है इस तरीके से रिलेशन जो दिया है आपको उसी में समझना है, खेल इसी में छिपा है कि जो रिलेशन है वो T1 T2 के फॉर्म में है और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या समझना है कि T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है। तो डायरेक्टली यहाँ से T1 और T3 तो मिल जा रहा है ना कि T1 और T3 भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and what, transitive also, hence R is equivalence relation, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था। तो बच्चों हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। रिलेशन हमने क्या पढ़ा कि जो रिलेशन होता है वो एक
सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशन को अलग अलग तरीके से लिखा, किस तरीके से रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन कैसे लिखते हैं। हमने जाना कि उसको लिखते हैं दो सेट्स के कार्डिनलिटी को पावर में लिख देते हैं 2 के, तो दैट विल गिव्स अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ अ गिवन सेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि अगर बच्चों किसी सेट्स का रिलेशन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और आर अगर कोई भी नहीं आता तो उसको एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, तो जहां भी आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे।